हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और जैसा कि आप जानते हैं, इस क्लास में हम कर रहे थे बिहार स्पेशल। बिहार के बारे में जो भी स्पेशल जीके है वो हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। और ये क्लास बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम, दरोगा और जो भी जहाँ भी बिहार से रिलेटेड जीके पूछा जाएगा, ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। तो क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिहार का इतिहास। बिहार के इतिहास को हमने कुछ पार्ट्स में तोड़कर कवर किया है। एक है आपका पाषाण काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा महाजनपद काल, जिसमें 16 महाजनपद हुआ करते थे। आप सभी ने ये पढ़ रखा होगा। तो उसमें से जो बिहार से रिलेटेड जितना भी इतिहास है वो हम इस क्लास में कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका मौर्य और गुप्त वंश और बौद्ध और जैन धर्म। हमारा बिहार का इतिहास है, उसके जो स्रोत हमें मिलते हैं वो किस किस चीज़ से मिलते हैं। पुरातात्विक स्रोत होते हैं और कुछ साहित्यिक स्रोत हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम देखेंगे जो पूर्व ऐतिहासिक युग के जो भी हमें पुरातात्विक स्रोत मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो वो मिले हैं हमें मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में है, चेरण, चेचर जो वैशाली में है, मनेर पटना में, सोनपुर सारण से हमको क्या हुआ है, ताम्र प्रस्तर लिखा हुआ है, मतलब जो ताम्र पाषाण युग था उसके, और मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं, पूर्वा से प्राप्त हुए हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है और बिहार के लिए तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मौर्य काल के अभिलेख हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरिराज, रामपुरवा। ओके, इसे अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है बराबर की गुफाएं, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक। ये जो भी है ये सारे स्रोत हैं, ये बताए गए हैं। खुदाई से क्या क्या प्राप्त हुआ है हमें बिहार से, सिक्के, मनके एवं मूर्तियाँ, ये सब चीज़ें हमें मिली हैं। आगे हम देख लेते हैं साहित्यिक स्रोत क्या क्या हैं और वो कहाँ से मिले हैं। तो साहित्यिक स्रोत हमारे पास हैं रामायण, महाभारत, पुराण। और बौद्ध रचनाओं की बात करेंगे तो बौद्ध रचनाओं में है अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय, विनय पिटक। ओके, जैन रचनाओं की बात करेंगे तो जैन रचना किससे मिली है हमें, भगवती सूत्र से प्राप्त होती हैं। इसकी अतिरिक्त यात्रियों का विवरण देखेंगे हम तो हमें कहाँ से मिला है, मेगस्थनीज जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी वहाँ से मिलता है। एक फाहियान थे, वहाँ उन्होंने भी इसका विवरण दिया है। इत्सिंग ह्वेनसान जो भी यहाँ पे चीनी के यात्री आए थे उन्होंने भी बिहार के बारे में लिखा था। तो ये साहित्यिक स्रोत हमें बिहार के इतिहास के बारे में बताते हैं। कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी जो कि राजनीति से रिलेटेड है, ये अर्थशास्त्र इस पुस्तक का नाम है, लेकिन इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है, ये उस टाइम की राजनीति से रिलेटेड पुस्तक है। तो इसे याद रखेंगे। ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और वहाँ के जो और भी स्थानीय लेखक थे उन्होंने बिहार के इतिहास के बारे में काफ़ी लिखा था। तो वो साहित्यिक स्रोत से हमें बिहार के इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में मानव कैसा था, आर्किटेक्ट था, खाद्य संग्राहक था, मतलब वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमता था और जो खाना था उसका स्टोर भी करता था। आर्किटेक्ट कहते हैं जो घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको कहते हैं। दक्षिणी बिहार में जो मुंगेर पड़ता है एवं नालंदा, यहाँ बात हो रही है मुंगेर और नालंदा की, वहाँ से क्या क्या मिला है हमको, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। इनको याद रखेंगे। मुंगेर और नालंदा से हमको क्या मिला है, कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी। ये जो सारे अभिषेक मिले हैं ये लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से हमको क्या मिला है, मध्य पाषाण काल से हमें तेज धारदार हथियार मिले हैं। ये देखेंगे तेज धार वाले औजार मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं, ये मुंगेर से मिले हैं। छोटे आकार के हैं और तेज हैं। जब आपने पुरापाषाण काल देखा तो उसमें क्या देखा कि पत्थर के औजार हैं और ज़्यादा डेवलप नहीं हुए हैं, तो वहाँ पर खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, खुरपी, इस तरह के औजार मिले। और जब मध्य पाषाण काल में आ जाएंगे तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया और इनके जो औजार थे वो तेज धार वाले हो गए और छोटे आकार वाली भी हो गई। इस बात को याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मानव आर्किटेक्ट था, खाद्य संग्राहक था, उसके साथ साथ क्या हो गया, पशुपालक भी हो गया, यानी कि उसने पशुपालन भी शुरू कर लिया। और जो सबसे पहले पालतू पशु कौन था, कुत्ता बनाया गया था। ओके, कुत्ते के बाद नेक्स्ट नंबर पे जैसे पूछा जाता है पहला पशु कौन था, तो यहाँ पे आप कुत्ता बोलते हैं।
दूसरे नंबर पे बात करेगा तो घोड़ा। ओके, दूसरा पशु कौन है? घोड़ा। आगे देख लेते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में क्या हुआ कि इस काल में मानव जो था खाद्य उत्पादक हो गया। वहाँ खाद्य संग्राहक था, आखेटक था और पशुपालक था, लेकिन नवपाषाण काल में आते हुए वो खाद्य उत्पाद हो गया, यानी कि कृषि करने लगा और अपना उत्पादन खुद से करने लगा। ओके, और एक जब वो उत्पादन करेगा एक जगह, तो खेती करने के लिए क्या होता है, इंसान को एक जगह रहना ज़रूरी होता है। जब एक जगह रहेगा तभी वो खेती कर पाएगा, इसीलिए निवास शुरू हो गया। उससे पहले क्या होता था, मानव इधर उधर भटकता रहता था, एक जगह खाना खत्म हो गया तो दूसरी जगह चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, बस्तियों में निवास करने लग गया और खाद्य का उत्पादन खुद से करने लग गया, उत्पादक के रूप में आ गया। ओके, नेक्स्ट है नवपाषाण काल के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मैदानी भागों में ज़्यादा उत्पादन होता है तो मनुष्य जो है वहाँ रहने लगा था। तो ये कौन कौन से स्थान हैं याद रखेंगे। देखिए आगे यहाँ से हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डी के औजार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चिरांद से, चिरांद जो कि सारण में स्थित है, चेचर वैशाली में स्थित है, मनेर पटना में स्थित है और सनुआर रोहतास, यहाँ से क्या हुआ है, हमें हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमें गुफा के चित्र प्राप्त हुए हैं कुछ, वो कहाँ से प्राप्त हुए? कैमूर की पहाड़ियों से, नवादा और जमुई से। कैमूर की पहाड़ियाँ, नवादा और जमुई से हमें क्या मिले हैं? गुफा चित्र मिले हैं। ओके, और ये जो सारे अवशेष बताए गए हैं नवपाषाण काल के, ये कितने हैं? 2500 ईस्वी पूर्व पुराने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के हमें जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिलेंगे? इन प्लेसेस का नाम स्पेशली याद रखेंगे आप, चिरांद, सोनपुर, ताराडी, चेचर, मनेर, सनुआर। तो यहाँ से हमें ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। इस काल में क्या था, पत्थर के औजार के अलावा तांबे का उपयोग शुरू हो गया था, इसीलिए इसको ताम्रपाषाण काल कहा गया। ये अवशेष कितने पुराने हैं? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के हैं। अब देख लेते हैं हम वैदिक काल। वैदिक सभ्यता, यहाँ वैदिक सभ्यता की याद हो रही है, तो ऐसी सभ्यता जो आर्यों के द्वारा स्थापित की गई थी उसे कहते हैं हम वैदिक सभ्यता। क्योंकि ये सभ्यता वेदों पर आधारित थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? वैदिक सभ्यता पड़ गया। इसको हम 2 पार्ट में तोड़ लेते हैं, कौन कौन से? पूर्व वैदिक काल और एक था उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड और दोनों का टाइम पीरियड याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1500 से लेके 1000 ईस्वी पूर्व क्या था? पूर्व वैदिक काल था। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेके 600 ईस्वी पूर्व है। पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार इतिहास क्षेत्र, जो मतलब विस्तार था वो बिहार क्षेत्र में नहीं था, इस बात को याद रखेंगे। बाकी जगह था, जो पश्चिमी साइड है उत्तर प्रदेश और ये जो हमारा इंडिया है इसका जो पश्चिमी साइड है, यहाँ पर वैदिक सभ्यता का काफ़ी विस्तार था, लेकिन बिहार तक विस्तार नहीं था, इस बात को याद रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ था? गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। बिहार के भौतिक क्षेत्रफल में प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। जो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में जो सबसे पहले चर्चा की गई है वो शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें बिहार की चर्चा किसके रूप में की गई है? विदेह। जो विदेह नाम मिलता है वो बिहार का नाम है। ओके, और ये तिरहुत मिथिला क्षेत्र को बताता है। जो विदेह कहते हैं वो बिहार को ही कह रहे हैं, और ये कौन से वाले क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो तिरहुत मिथिला वाले क्षेत्र को। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया है? कीकट शब्द का यूज़ किया गया है और ब्रात्य। ओके, तो 2 शब्दों का यूज़ किया गया है बिहार के लिए 2 शब्दों का यूज़ किया गया है, कीकट और कीकट और ब्रात्य शब्द, ये 2 शब्दों से संबोधित किया है किसमें? ऋग्वेद में। दूसरा है आपका बराह पुराण। बराह पुराण जो है, जो हमारे पास 18 पुराण है उसमें से एक पुराण है ये बराह पुराण। इसमें कीकट को अपवित्र देश कहा गया है। कीकट को कैसा देश कहा गया है? अपवित्र देश कहा गया है। अब आ जाते हैं महाजनपद काल में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो महाजनपद काल में
अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से जो हमारे महाजनपद थे उनकी जानकारी हमको मिलती है कि कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। ये हमें अंगुत्तर निकाय में भी बताया गया और भगवती सूत्र में भी बताया गया है। तो अंगुत्तर निकाय जो था जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड था और भगवती सूत्र किससे था, जैन धर्म से रिलेटेड था। और इससे हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों में से 3 जो महाजनपद थे उनका विस्तार कहाँ था, बिहार के लिए तीन महाजनपद बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। बाकी तो वैसे हमें हिस्ट्री में 16 महाजनपद पूरे याद करने पड़ते हैं, लेकिन बिहार के बारे में स्पेशली ये 3 महाजनपद याद रखेंगे। तो पहला कौन सा था, बज्जी लिच्छवी। ये कौन सा स्थान था, तो वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जो था उसे कहा बज्जी और लिच्छवी, ये वाला महाजनपद। नेक्स्ट है मगध जो बहुत ही फेमस था उस टाइम, बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। तो ये कौन सा क्षेत्र था, पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र। नेक्स्ट है अंग जिसकी कैपिटल चंपा होती है। तो ये अंग कहाँ का क्षेत्र है, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र है। तो ये 3 जगह याद रखेंगे, बज्जी, लिच्छवी, मगध और अंग। ये कहाँ थे, बिहार में थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बज्जी संघ। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो बज्जी संघ में क्या था, बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ हुआ करता था, मतलब 8 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। बज्जी, लिच्छवी, ग्रातक, विदेय, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु, इस संघ के ये क्या थे, 8 जनपद हुआ करते थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध कौन सा जनपद था, लिच्छवी था। ओके, इसको याद रखेंगे। और लिच्छवी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। वैशाली जो नगर था किसने बनाया था, विशाल नाम के एक राजा थे, उन्होंने बसाया था इसको, वैशाली को। ओके, लिच्छवी के अलावा जो मिथिला का विदेय था और कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। ओके, मिथिला का विदेय और कुंडग्राम के ज्ञातक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी जो संघ था वो पहला गणतंत्र था। जो हमारे महाजनपद थे, हमने इनमें से कुछ जो जनपद थे वो गणतंत्र थे और कुछ ऐसे थे जहाँ पर गणतंत्र मतलब डेमोक्रेसी काम नहीं करती थी। तो जिन जो महाजनपदों में डेमोक्रेसी काम करती थी उनमें से बज्जी और लिच्छवी संघ पहला ऐसा महाजनपद था जहाँ पर डेमोक्रेसी हुआ करती थी। आगे देख लेते हैं हम मगध महाजनपद। मगध जो हमारा महाजनपद था वो कैसा था, मगध के बारे में देखेंगे हम पूरा। मगध कैसा था, मगध बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण से सभी जनपदों में ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। इसकी राजधानी याद रखेंगे, स्पेशली ये पूछी जाएगी। तो राजधानी क्या थी, गिरिव्रज राजगृह थी। मगध की राजधानी क्या थी, गिरिव्रज राजगृह। ये जो महाजनपद था ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, पटना से लेके गया क्षेत्र में था। इसका सबसे पहले वर्णन हमको कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ओके, आगे देख लेते हैं। महाजनपद जो था हमारा भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में क्या था, अंग जनपद। अंग जनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। और ये जो अंग राज्य के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, ब्रह्मदत्त। उनको हराकर बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को मगध में मिला लिया था। तो ये 3 महाजनपद गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी मैंने आपको बताया था कौन कौन से बताए थे, एक बार रिवाइज देख लेते हैं। पहला देखा था हमने वज्जी महासंघ, पहला देखा था हमने वज्जी या लिच्छवी मगध महाजनपद, और तीसरा अंग। इनकी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में जो भी बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम मगध के बारे में थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि उसका उत्कर्ष कैसे हुआ और वो पूरे वंश जो था उनका किस तरह का था। तो महाजनपद मगध जो था उसकी स्थापना किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्थापना की थी बृहद्रथ ने। बृहद्रथ वहाँ का संस्थापक था। उसका पुत्र क्या था, जरासंध। उसने इस वंश का बहुत ही, उसका पुत्र कौन था, जरासंध, जो कि एक प्रसिद्ध शासक था इस वंश का। ओके, जरासंध को किसने, भीम जो था उसने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था और उसका वध कर दिया। इसी चीज़ का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और मगध क्या था, एक उर्वर भूमि थी, नदियों की उपलब्धता थी, खनिज थे, वन संसाधन थे, मतलब ये पूरी तरह से संपन्न क्षेत्र हुआ करता था।
तो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक भी याद रखेंगे रिपुंजय। तो संस्थापक कौन था? बृहद्रथ, और अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। ओके, अब देख लेते हैं हम हर्यक वंश को डिटेल में आगे। हर्यक वंश का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 544 से 412 ईसा पूर्व तक, 544 से 412 ईसा पूर्व तक। तो इसकी हर्यक वंश की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, और 544 ईस्वी पूर्व में की थी। बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और एक्चुअल में भी इसने संस्थापना की थी। ओके, मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है बिंबिसार को। ओके, लेकिन बिंबिसार ने युद्ध नहीं किया था, इसने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार किया था। बिंबिसार जो था इसने विवाह नीति अपनाई थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। इसने जो पहली पत्नी इनकी थी कौशल देवी, ये कौशल की राजकुमारी थी, इनसे विवाह करके काशी क्षेत्र को प्राप्त किया था। दूसरी पत्नी कौन थी? चेलना थी, इनको भी याद रखेंगे। और चेलना कौन थी? लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। और इनको तीसरी पत्नी जो थी क्षेमा कौन थी? इनकी जो तीसरी पत्नी थी क्षेमा, ये पंजाब के मद्र की राजकुमारी हुआ करती थी। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं बिंबिसार ने अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रद्योत से अपने मैत्री वाले रिलेशन, फ्रेंडशिप वाले संबंध बनाए थे। और बिंबिसार ने चंद्रप्रद्योत के उपचार के लिए कौन भेजा था? राजवैद्य जो था उसका जीवक, इस नाम को याद रखेंगे, जीवक कौन था? उसका वैद्य हुआ करता था। उसको कहाँ अपने फ्रेंड जो बनाया था इसके यहाँ उपचार के लिए भेजा था, चंद्रप्रद्योत के यहाँ। किसने भेजा था? बिंबिसार ने भेजा था। और किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। अब देख लेते हैं हम बिंबिसार की जो हत्या हुई थी 492 ईसा पूर्व में हुई थी, और किसने की थी? उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। फिर अजातशत्रु उसको मार के गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर कब बैठा? 492 से 460 ईसा पूर्व में। तो बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का संस्थापक कौन बन गया? अजातशत्रु बन गया। और अजातशत्रु को हम किस नाम से जानते हैं? कुणिक नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु, यानी कि जो पहला जो वंश था बिंबिसार था, उनकी मृत्यु के बाद कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित ने काशी वापस ले लिया, क्योंकि वो दहेज में दिया था। जब शादी की थी बिंबिसार ने कौशल देवी से, तो दहेज में प्रसेनजित ने क्या दिया था? काशी दिया था, उसे उसने वापस ले लिया क्योंकि बिंबिसार की मृत्यु हो गई। लेकिन इस वजह से क्या हुआ? अजातशत्रु से उनका युद्ध हुआ, और लास्ट में क्या हुआ? अजातशत्रु ने प्रसेनजित को पराजित कर दिया और काशी पर अधिकार कर लिया। आगे देखते हैं बाद में क्या हुआ। अजातशत्रु का विवाह किससे हो गया? प्रसेनजित की पुत्री वाजरा से हो गया। जब वो जीत गया तो प्रसेनजित की जो पुत्री थी वाजरा, उससे अजातशत्रु का विवाह हुआ। अजातशत्रु ने वज्जीसंघ एवं मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लग गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन किस धर्म को मानता था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अजातशत्रु स्टार्टिंग में जैन था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को उसने अपना लिया था। अजातशत्रु 483 ईस्वा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा जो थी उसमें प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। यानी कि पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और इसका शासक पूछ लिया जाएगा तो इस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। ओके, इसी ने आयोजन करवाया था। अब देखते हैं हम सिंघल अनुसूची के अनुसार क्या कहा गया है कि 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इस तरह ये जो वंश था हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। सेम उसी तरह से उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। तो इसमें जैसे कि अपने पिता को मारकर शासक बन रहे थे, तो इसको पितृहंता वंश की भी संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं उदयन या फिर उदायन, एक ही बात है, इस तरह से नाम देता है तो ये एक ही बात है, वो सेम नाम है। ओके, याद रखेंगे। तो राजधानी राजगृह से कहाँ पे स्थापित की थी? पाटलिपुत्र स्थापित की थी। गंगा, सोन एवं गंडक के संगम क्षेत्र पर स्थानांतरित कर दिया था। पहले राजधानी क्या हुआ करती थी? राजगृह हुआ करती थी, लेकिन बाद में उसे पाटलिपुत्र कर दिया गया। ओके, किसके टाइम में कर दिया गया? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना भी पूछेगा तो ये उदयन का भी नाम लिखेंगे आप। ओके, उदयन के 3 पुत्र हुआ करते थे। कौन कौन? अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक। नागदशक जो था वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंतिम शासक था। ओके, हम देख लेते हैं नेक्स्ट।
हर्यक वंश के बाद क्या आया, शिशुनाग वंश आया, क्योंकि नाग दशक जो था, नाग दशक अंतिम था, इसकी हत्या करने के बाद शिशुनाग जो था, शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी थी और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ओके, अब हम देख लेते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में क्या हुआ था पूरा डिस्कस करेंगे। शिशुनाग वंश में इसका टाइम पीरियड सबसे पहले हम याद रखेंगे 412 से 344 ईस्वा पूर्व। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह पे शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, क्योंकि नाग दशक की हत्या करके शिशुनाग जो था उसने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो कहाँ बनाई थी, वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्मन को पराजित करके जो अवंती जो क्षेत्र था उसको मगध में मिला लिया था। उसके अलावा शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी मिलाया था, इसको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है 394। 394 में शिशुनाग की मृत्यु हो गई और फिर नेक्स्ट शासक कौन बना, कालाशोक बना। ये मगध का नेक्स्ट शासक बना और इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। पुराणों में इसको क्या कहा गया है, काकवर्ण कहा गया है। नेक्स्ट है जो कालाशोक था, इसके टाइम पर, कालाशोक के टाइम पर मगध की राजधानी क्या हो गई थी, पाटलिपुत्र हो गई थी। और कालाशोक ने 483 ईस्वी पूर्व में वैशाली में दूसरी महासंगीति की थी। पहली महासंगीति अभी आपने देखी 483 में और अब ये दूसरी है 383 में। पहली जो हुई थी 483 में वो किसके समय में हुई थी, अजातशत्रु के समय में हुई थी। और ये है कालाशोक के समय में हुई थी 483 ईस्वा पूर्व में। और कहाँ पे हुई थी, वैशाली में हुई थी, ये भी पता होना चाहिए, दूसरी महासंगीति। ओके, कालाशोक की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन को चलाया था और इसका अंतिम शासक नाम याद रखेंगे। अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्मन, ये पूछ लिया जाएगा। तो किसने, संस्थापक और अंतिम शासक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें हमने शिशुनाग वंश को पढ़ा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्मन था। और नंदीवर्मन के बाद कौन सा वंश आ गया हमारा, यहाँ नंद वंश आ गया। ओके, नंदवंश की स्थापना पूछेगा तो किसने की थी, पद्मनंद ने, महापद्मनंद ने की थी और 344 ईस्वा पूर्व में। ओके, इसी ने मतलब शिशुनाग वंश को समाप्त करके इसकी स्थापना की थी। और महापद्मनंद जो था, ये जो शासक था, इसको 2 उपाधियां दी गई थी, एक राट और एक छत्र की उपाधि। ओके, पाली ग्रंथों में महाजनपद को उग्रसेन कहा गया है। ओके, पाली ग्रंथों में महापद्मनंद था, इसको उग्रसेन नाम भी दिया गया है। तो महापद्मनंद के बारे में याद रखेंगे कि इसने 344 में तो स्थापना की थी, क्योंकि इसका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 344 से 321 ईसा पूर्व। और महापद्मनंद जो था इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि भी धारण की थी। इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। और इसे उग्रसेन भी कहते हैं। उग्रसेन क्यों कहते हैं, क्योंकि पाली ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में भी इसका अलग नाम दिया गया है, पुराणों में भी इसका अलग नाम दिया गया है। तो पुराणों में क्या कहा गया है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। ओके, आगे देख लेते हैं। महापद्मनंद जो था उसने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिली ये राज्य को पराजित करके क्या मगध राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा विस्तार इसी के समय में हुआ था। इसी व्याकरण के जो महान विद्वान हुआ करते थे पाणिनि, वो इसी के समय में हुआ करते थे। और इस वंश का अंतिम शासक याद रखेंगे घनानंद था। ओके, और इसी के जो घनानंद था इसी के समय पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। नंदवंश जो था वो बहुत ही संपन्न हुआ करता था। मगध की सैन्य शक्ति की वजह से ही, डर से ही सिकंदर की सेना ने क्या है, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। जबकि बाकी सब जगह सिकंदर की सेना जीतती हुई आ रही थी, लेकिन ब्यास नदी को उसने पार करने से इनकार कर दिया था, वहाँ से उसे लौटना पड़ गया था। आगे देखते हैं हम घनानंद। घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य का अपमान कर दिया था। जो ब्राह्मण थे विद्वान, चाणक्य का अपमान कर दिया था। इसीलिए तो चाणक्य ने घनानंद को समाप्त करके और चंद्रगुप्त मौर्य को एक मौर्य साम्राज्य स्थापित करने के लिए पूरी ट्रेनिंग दी थी। इसके बारे में आपने सुना ही होगा। तो चाणक्य ने क्या किया, घनानंद की हत्या करवा दी और नंदवंश के पतन हो गया। उसके बाद कौन सा वंश आ जाता है हमारे पास, मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश का टाइम पीरियड याद रखेंगे 321 से 184 ईस्वा पूर्व। 321 से 184 ईस्वा पूर्व। और सबसे पहले इसमें देखते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य को। ओके, सबसे पहले क्या देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को देखेंगे।
चंद्रगुप्त मौर्य का जो टाइम पीरियड याद रखेंगे 321 से 298 ईसा पूर्व था। जस्टिन और स्ट्रैबो ने इसे सेंड्रो कोड्स की भी संज्ञा दी है कि सेंड्रो कोड किससे कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसकी पुष्टि विलियम जीन्स ने भी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रो कोड्स, दोनों याद रखेंगे, सेंड्रो कोड्स और एंड्रो कोड्स, ये किसको कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हुआ करते थे चाणक्य या कौटिल्य थे, उन्हीं की सहायता से वो मौर्य वंश की स्थापना की थी, ये मैंने आपको बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया था और युद्ध के बाद चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान, हैरान, तो ये जो युद्ध हुआ था, युद्ध के पश्चात जो संधि हुई थी उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कांधार, मकरान, हेरात ये क्षेत्र प्राप्त हुए थे और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह भी इससे कर दिया था। जो उसकी राजकुमारी का नाम क्या था, राजकुमारी हेलेन कार्नेलिया से विवाह हो गया था, जो सेल्यूकस की पुत्री थी चंद्रगुप्त का। और इसने इसको, जो चंद्रगुप्त था, इसको सेल्यूकस निकेटर ने कौन कौन से प्रांत दिए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काबुल, कांधार, मकरात और हैरान, ये दिए गए थे। और उसके अलावा सेल्यूकस को 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रदान किए थे। ओके, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 1500 हाथी उपहार में दिए थे। आगे देख लेते हैं। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा था और मेगास्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, इंडिका किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदुकुश पर्वत ईरान तक था। ओके, और दक्षिण में देखा जाए तो कहाँ तक था, कर्नाटक तक था और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, 12 वर्षों का अकाल पड़ा था और इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। यहीं पे इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। कौन सी विधि से, संलेखना विधि से। कहाँ पर, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं बिंदुसार को हम देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, बिंदुसार का टाइम पीरियड क्या है, 298 से 272 ईसा पूर्व का। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। उसने अमित्रघात, सिंहसेन, ये भी नाम किसके हैं, बिंदुसार के हैं। तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नाम के राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ओके, बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा था। नेक्स्ट है, बिंदुसार ने तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ओके, और बिंदुसार किस संप्रदाय को मानता था, तो आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसे याद रखेंगे, किसका अनुयायी था, आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अशोक। बिंदुसार जो था, इसके बाद नेक्स्ट जो शासक आया उसका नाम क्या था, अशोक, जो कि बिंदुसार का ही पिता था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक इसकी गद्दी पर बैठ गया और इससे पहले वो कौन था, उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था। जो अशोक था उज्जैन का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है, ये याद रखेंगे। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उसका नाम अशोक बताया गया है। सिंगल अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। नेक्स्ट है, अशोक ने अपने शासन के 90 वर्ष में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग युद्ध का टाइम पीरियड भी याद रखेंगे, 261 ईसा पूर्व में किया था। ओके, नेक्स्ट है अशोक के 13वां शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये पूछ लिया जाता है कौन सा शिलालेख, तो 13वां शिलालेख। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और इससे पहले वो कौन सा धर्म मानता था, तो शैव धर्म मानता था। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त का नाम याद रखेंगे। अशोक के शासन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, उनको हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो 90 वर्ष में क्या हुआ था, उसके शासन के 90 वर्ष में कलिंग का युद्ध हुआ था और 10वें वर्ष में क्या हुआ था, उसने बोध गया की यात्रा की थी। 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की थी।
13वें वर्ष में धम्म शिलालेखों का अंकन किया था, यानी कि धम्म का शिलालेखों में अंकन किया था, मतलब शिलाओं पर जो भी धर्म था उसके बारे में जो लिखा था वो 13वें वर्ष में लिखा था। 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने कर वहाँ पर जो टैक्स था उसको भी घटा के 1/8 कर दिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने जो पुत्र था महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ था? अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति की थी, वो कहाँ पे की थी? पाटलिपुत्र में की थी। अभी हम दो संगीतियाँ पढ़ चुके हैं। 483 में अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में और तीसरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं अशोक के समय में, जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु कब हो गई? 232 ईसा पूर्व में हो गई। और अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति की थी, वो कहाँ पे की थी? पाटलिपुत्र में की थी। अभी हम दो संगीतियाँ पढ़ चुके हैं। 483 में अजातशत्रु के समय में हुई थी, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय में और तीसरी हम यहाँ पढ़ रहे हैं अशोक के समय में, जो कि कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु कब हो गई? 232 ईसा पूर्व में हो गई। और अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये बहुत सारे नाम यहाँ दे रखे हैं, सारा कुछ याद, इनके नाम याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार लेकिन रीड कर लेंगे। कुणाल, बंधुपालित, इंद्रपालित, दासेन, दशरथ, संप्रीति, शालीशुक, देवबर्मन, सतधनुष, बृहदत्त, ये थे। अब इसमें अंतिम शासक का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अंतिम शासक कौन थे? बृहदत्त, इसे याद रखेंगे। और इसका शासनकाल कब तक रहा? 137 वर्षों तक करीब मौर्य वंश का शासन रहा था। ओके, अब हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुआ करते थे? गौतम बुद्ध हुआ करते थे। इनका जन्म याद रखेंगे, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। इनको शाक्य मुनि या फिर लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोदन था, उनकी माता का नाम महामाया देवी था। सौतेली जो माँ थी या मौसी, इनका नाम प्रजापति गौतमी था। ओके, इनकी जो पत्नी थी इनका नाम यशोदा था और 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था। इनका पुत्र जो था उसका नाम राहुल था। आगे देख लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, ये सब याद रखना आपको इम्पोर्टेंट है। इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और बुद्ध ने 4 दृश्य देखे थे। कौन कौन सा दृश्य देखा था? कि एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, बीमार देखा था और एक शव देखा था, एक सन्यासी देखा था। ये सब देखने के बाद ही उन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था और ज्ञान की खोज में निकल गए थे। तो उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था और सन्यास को ग्रहण कर लिया था। 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी और 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी के बाद उनका नाम क्या बताया गया? तथागत और बुद्ध कहा गया उनको। ओके, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को कहाँ पर की थी? पीपल वृक्ष के नीचे। और नदी का नाम भी याद रखेंगे, कौन सी नदी? निरंजना नदी या फाल्गु नदी। फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में हुई थी। निरंजना नदी, फाल्गु नदी, ये भी बिहार में स्थित है ना, तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, उनको हम अच्छे से देखते हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य बताए गए थे? तो वो बताए गए थे दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। तो दुख का मतलब संसार दुखमय है, दुख समुदाय का मतलब दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा मतलब इच्छा जो होती है। दुख निरोध का मतलब होता है दुख निवारण हेतु तृष्णा पर विजय आवश्यक है। दुख निरोध मार्ग होता है तो इसका मतलब है दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या हुआ था? इसमें अष्टांगिक मार्ग क्या था? इसमें 8 चीजें बताई गई थी हमें। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये अष्टांगिक मार्ग बताया था बौद्ध धर्म के समय पर। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ओके, बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया? तो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया, इसको भी याद रखेंगे। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? तो सारनाथ में। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ओके,
नेक्स्ट है बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध ने, तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। बुद्ध से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। जिसको लर्न नहीं है उसे अच्छे से लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर मल्ल में हुई थी। और कितनी आयु थी उस टाइम बुद्ध की? 80 वर्ष की आयु हुआ करती थी। तो बुद्ध धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के जो पहले गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम थे। ये कहाँ थे? वैशाली में थे। दूसरे गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे जो राजगृह में थे। तो ये उनके प्रथम गुरु अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र दूसरे गुरु, इनका नाम याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण हुआ करते थे, उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो वो क्या थे 10 शील? सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन का त्याग करना, श्रृंगार प्रसाधन का त्याग करना और अहिंसा, अपरिग्रह, नृत्य गायन का त्याग करना, कोमल सैया का त्याग करना और मद्य सेवन नहीं करना। यानी कि बहुत ही सिंपल जीवन बताया था इन्होंने बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। बुद्ध के जो जीवन के जो इम्पोर्टेंट घटना चक्र हैं और उनको कुछ प्रतीकों से दर्शाया गया है, उसको हम देख लेते हैं। ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में। उनके जन्म को जो कमल से दिखाया गया है, कमल उनके जन्म का प्रतीक है और सांड जो है उनके यौवन का प्रतीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया था? महाविनिष्क्रमण कहा गया था और इसको घोड़े से दर्शाया गया है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वो घर छोड़कर गए थे तो घोड़े पर बैठ कर गए थे, तो ऐसे ही याद रखेंगे कि जो गृह त्याग था उसको घोड़े से दर्शाया गया है। संबोधि यानी कि उनकी ज्ञान की प्राप्ति, इसको पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। दूसरा है महापरिनिर्वाण, जिनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह क्या है? पद चिन्ह है। पद चिन्ह या फिर जो स्तूप हुआ करते थे वो हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम जो उपदेश दिया था उसको चक्र से दर्शाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। बौद्ध धर्म में चौथी बौद्ध संगीति के उपरांत 2 धर्मों में विभाजित हो गया था। मतलब चौथी बौद्ध संगीति जब हुई थी तो बौद्ध धर्म दो धर्मों में विभाजित हो गया था। तो कौन कौन से थे वो? हीनयान और महायान। ओके, 8वीं सदी के बौद्ध धर्म में आडंबर वाली शाखा वज्रयान का विकास भी हुआ था। 8वीं सदी में बौद्ध धर्म में ये वज्रयान शाखा का भी विकास हुआ था। इम्पोर्टेंट यही है कि जो बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित हुआ था वो चौथी बौद्ध संगीति के समय में हुआ था। और कौन कौन सी? हीनयान और महायान। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या क्या है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का मतलब इसमें बुद्ध धर्म के उपदेश दिए गए हैं। जितने भी उपदेश थे वो इसमें दिए गए हैं सुत्त पिटक में। सबसे बृहद पिटक जिसका संकलन किसने किया था? आनंद ने किया था। तो सुत्त पिटक का जो संकलन किसने किया था? बस आनंद, ये नाम याद रखेंगे। दूसरा है विनय पिटक, इसमें संघ के नियम बताए गए थे और इसका जो संकलन किसने किया था? उपाली ने किया था। और ये सबसे छोटा है, लघुत्तम, और सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। इस बात को भी याद रखेंगे। ओके, अभिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन है। उसके जो विचार थे, दार्शनिक विचार, उनका संकलन है। तो इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने किया था। इस बात को याद रखेंगे। किसने किया था? मोगलीपुत्र तिस्स ने। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं बौद्ध संगीति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ ली जा सकती है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी और कहाँ पर हुई थी? राजगृह में हुई थी। दूसरी 383 में हुई थी, तीसरी 251 में हुई थी और चौथी ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो ये इसका टाइम पीरियड याद रखेंगे। और कहाँ कहाँ हुई थी? राजगृह, वैशाली में दूसरी हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में। यहाँ आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, रा, वे, पा, कु। आप इसको पहला लेटर इसका लेकर इसको शॉर्ट में ट्रिक बनाकर याद रख सकते हैं, जिससे कि आप गाइस कभी नहीं भूलेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर। नेक्स्ट है शासक। शासक कौन कौन थे? तो पहली संगीति के समय अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इन सबको आप ट्रिक बनाकर अपने अकॉर्डिंग कोई भी न्यूमेरिक से याद रख सकते हैं, जिससे कि आप इसको ना भूलें। इसके अध्यक्ष भी देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन हुआ करते थे? तो पहली वाली के थे महाकश्यप, दूसरी के थे सवाकामी, तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके थे मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र अश्वघोष। ये चौथी महासंगीति जो थी उसके अध्यक्ष थे।
अब इनके बारे में हम कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, इन जो इसके जो पिटक हुआ करते थे, 3 पिटक बताए थे अभी आपको, तो उनमें से 2 पिटक सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना हुई थी। दूसरी महासंगीति के समय में क्या हुआ था, महासंगीत और स्थिविर के रूप में विभाजन कर दिया गया था। और तीसरी महासंगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो चौथी महासंगीति थी, ये हम बता चुके हैं, इसमें हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म को विभाजित कर दिया गया था। आगे देख लेते हैं बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना ही है। और पुनर्जन्म, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा किस में दी गई है, जातक कथा में मिलती है। तो जातक कथाएं किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, चैत्य, स्तूप और विहार। चैत्य किसको कहते हैं, पूजा घर होता था बौद्ध धर्म का, उसे कहते हैं चैत्य। स्तूप किसे कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रह उसमें मिलता है, वो स्तूप होते हैं। दूसरा है बिहार। बिहार किसे कहते हैं, उनका बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसे हम बिहार कहते हैं। अब आ जाते हैं हम जैन धर्म में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हुआ करते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वो, ठीक है। इन जैन धर्म के जितने भी जो आएंगे, जैन धर्म के जितने भी उत्तराधिकारी या जो भी आएंगे, इनको हम तीर्थकर के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। उन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता था। उन्हें आदिनाथ और वृषभनाथ भी कहा जाता था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। तो 23वें तीर्थकार कौन से थे, पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, काशी में हुआ था। और पिता कौन थे, अश्वसेन थे। ये कौन थे, राजा, काशी के राजा हुआ करते थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति संवेद पर्वत पर हुई थी। उन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। उन्होंने 4 महाव्रत कौन कौन से बताए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ओके, तो पार्श्वनाथ जो थे, इन्होंने 4 महाव्रत बताए थे। कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसमें एक और जोड़ा गया था, तो वो किसने जोड़ा था, वो जोड़ा था महावीर स्वामी ने। अभी हम आगे देखेंगे। अब आ जाता है महावीर स्वामी का पीरियड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन से थे, 24वें तीर्थकर थे। और इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, जो बिहार में है। इनके पिता कौन थे, सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल के थे। कौन सा कुल था, ज्ञात्रक कुल। उनकी माता त्रिशला जो थी, वो लिक्ष्मीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। ओके, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनुजा था। इनकी जो प्रियदर्शनी थी, इनकी जो शादी की गई थी, किससे की गई थी, जमाली या जमाली, दोनों नाम एक ही हैं। तो ये इनके दामाद हुआ करते थे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। जो महावीर थे, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग दिया था, अपना घर को छोड़ दिया था। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, जम्भिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे। वहाँ हमने देखा था निरंजना नदी, और यहाँ पर है ऋजुपालिका नदी। थोड़ा कंपेयर करके भी हम इनको पढ़ लेंगे, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, जैन धर्म के त्रिरत्न बताए गए थे। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ओके, और जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। महाव्रत कौन कौन से हैं, महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ये जो थे, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे। लेकिन जो 5वां जो महाव्रत दिया गया था, ब्रह्मचर्य, इसको किसने दिया था, महावीर ने दिया था। ओके, तो इसमें देख लेंगे। सत्य का मतलब झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह का मतलब होता है हमें धन का संग्रह नहीं करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को बस में रखना है। तो जो इसमें 5वां है ब्रह्मचर्य, ये किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने प्रतिपादित किया था। आगे देख लेते हैं। अनेकांतवाद, स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत, ये किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था। जैन धर्म के तीर्थकर, उनके प्रतीक, कुछ प्रतीक इंपॉर्टेंट है। वैसे सबको प्रतीक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही आपको बताए जा रहे हैं। तो पहले तीर्थकर जो थे ऋषभदेव, इनका प्रतीक क्या हुआ करता था, बैल या वृषभ। दूसरे तीर्थकर जो थे अजीतनाथ थे, और इनका प्रतीक क्या था, हाथी। 23वें थे पार्श्वनाथ, और इनका क्या था, सर्प हुआ करता था, यानी कि सांप जो होता है। दूसरा 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी थे, इनका प्रतीक क्या है, सिंह है। और यही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनका प्रतीक क्या है, सिंह। और महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12वें तीर्थकर जो थे, बासुपुंज का जन्म कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था।
इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड एक न्यूज़ हो जाती है कि महावीर स्वामी के अलावा जो 12वें तीर्थकर थे बासुपूज्य, उनका जन्म भी कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। आगे देखते हैं हम जैन संगीतियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी और दूसरी वल्लवी गुजरात में हुई थी। पहली कहाँ हुई थी? 310 ईसा पूर्व में हुई थी और दूसरी कब हुई थी? 512 ईस्वी में हुई थी। तो ये पहली जो संगीति हुई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। और इस समय ही जो हमारा जैन धर्म था ये 2 अंगों में विभाजित हो गया था, एक थे दिगंबर और एक थे श्वेतंबर। ओके, जैन धर्म के इस समय ही जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। तो याद रखेंगे दिगंबर और श्वेतंबर। दिगंबर जो कि कोई कपड़े नहीं पहनते थे और श्वेतंबर वो जो होते थे वो सफेद रंग के श्वेत कलर के जो कपड़े पहना करते थे। ओके, दूसरी महासंगीति के समय में क्या हुआ था? ये देवर्षि क्षमा श्रवण के समय में हुई थी, इसके अध्यक्ष थे। ओके, और इसका ये जैन धर्मों का अंतिम रूप से संकलन किया गया था द्वितीय महासंगीति में। आगे हम देख लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में ही कुछ इन्होंने दिया है, उसे देख लेते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी, 72 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म का विभाजन प्रथम महासंगीति में श्वेतंबर और दिगंबर में हुआ था, जैसा कि हमने आगे पढ़ चुके हैं। दिगंबर कौन हुआ करते थे? भद्रबाहु ने दिगंबर लोगों का नेतृत्व किया था और इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें पूर्ण नग्नता और कठोरता को अपनाया गया था, यानी कि ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते थे। दूसरा था श्वेतांबर, ये स्थूलभद्र के नेतृत्व में था। इसमें क्या था? श्वेत वस्त्र पहनते थे लोग और यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन को भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब आगे देखते हैं हम शुंग वंश का अंतिम ये जो हमने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ देखा था, तो बृहद्रथ की जब हत्या हो गई थी तो पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग कौन था? एक ब्राह्मण था और वह बृहद्रथ का सेनापति हुआ करता था। तो उसके सेनापति ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दी और पुष्यमित्र शुंग ने ही आगे जाकर शुंग वंश की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि धारण कर ली थी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ये पूछ लिया जाता है। इसमें पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना था। कालिदास का जो नाटक है मालविकाग्निमित्रम, ये इसमें अग्निमित्र और मालविका का प्रेम कथा का वर्णन किया गया है और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो देवभूति था, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कर्ण वंश। तो कर्ण वंश जो था उसकी स्थापना किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी, देवभूति की हत्या करके की थी। और ओके, वसुमित्र शुंगों के अमात्य मंत्री हुआ करते थे। कर्ण वंश जो था वो एक ब्राह्मण वंश था और शुंग वंश भी ब्राह्मण वंश था वैसे तो। ओके, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक ने क्या की थी? सुशर्मा की हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की थी। ओके, आगे देख ले वंश। कुषाण वंश आ जाता है। तो कुषाण वंश में भारत में आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे, इस चीज़ को याद रखेंगे। विदेशियों के आने का एक क्रम है, उसे याद रखेंगे। हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। इसको आप याद रख सकते हैं ऐसे। IG मतलब इंडो ग्रीक, एस फॉर शक हो गया। उसके बाद आप ऐसे लिख सकते हैं PK, इससे याद रखेंगे। IG साहब, PK, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। इनका क्रम हिंद, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण। नेक्स्ट है कुषाण जो थे वो चीन के यूची या तोकरी जाति के हुआ करते थे, उससे संबंध रखते थे ये। ओके, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस थे। कुजुल कडफिसेस इसके संस्थापक हुआ करते थे और सबसे प्रमुख शासक कौन था यहाँ का? कनिष्क था। ओके, सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी क्या थी? फिरोजपुर, पेशावर या मथुरा हुआ करती थी। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित की रचना की थी उसको कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था, मतलब पाटलिपुत्र से जीत लिया था। किसने? कनिष्क ने जीता था। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। कनिष्क के समय में गांधार, मथुरा कला का विकास हुआ था।
गांधार और मथुरा कला, गांधार कला और मथुरा कला का जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था। कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति भी हुई थी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। और कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक शक संवत चलाया था। ओके, तो शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। और कनिष्क के समय में ही सिल्क मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहते हैं, उस पर कुषाणों का आधिपत्य था। जो सिल्क मार्ग था, जहाँ से जो रेशम का इधर लाया ले जाया जाता था, वो जो रेशम मार्ग जिसे कहते हैं हम, तो वहाँ उस पर किसका था? कनिष्क का अधिकार ज़्यादा हुआ करता था और वो लाने ले जाने वालों से शुल्क वसूला करता था। नेक्स्ट देखते हैं हम गुप्त वंश। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और इसका टाइम पीरियड है 240 से 280 ईस्वी में। गुप्त वंश का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच गुप्त, जो कि 280 से 320 ईस्वी में था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की उपाधि ली थी। ओके, इसने क्या थी? महाराजा की उपाधि ली थी। आगे हम देखते हैं गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका टाइम पीरियड 320 से 335 ईस्वी में है। ओके, इसने गुप्त संवत चलाया था। गुप्त संवत कब चलाया था? 320 ईस्वी में। ओके, 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी जो थी कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। आगे देख लेते हैं हम समुद्रगुप्त, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 335 से 375 ईस्वी में। इतिहासकार स्मिथ जो थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त ने परक्रमांक, अप्रतिरथ आदि की उपाधि धारण की थी। तो ये दोनों उपाधियां इसकी याद रखेंगे, परक्रमांक, अप्रतिरथ। ओके, समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन ने की है। और किसने की है? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्त से संबंधित है, याद रखेंगे। ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने उत्तर पथ के 9 राजा और दक्षिण पथ के 12 राजाओं को पराजित किया था, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है, क्योंकि इसके सिक्कों पर कुछ ऐसा दिखाया गया है जिसमें कि ये वीणा बजा रहा है, तो उस चीज़ को उसके सिक्कों पर दिखाया गया है। तो उससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये संगीत प्रेमी हुआ करता था, इसीलिए इसको कविराज भी कहा गया है। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये अभी मैंने आपको बताया था, उसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और इसका दरबारी कभी कौन हुआ करता था? हरिसेन हुआ करता था। समुद्रगुप्त जो था वैष्णव धर्म को मानता था और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 में रामगुप्त को राजा बनने का साक्ष्य मिला है। समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन मिला था? राजा बना था रामगुप्त। मतलब समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त था और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त जो था, यहाँ पे आपको एक जो थी ध्रुव देवी, उनके बारे में उनकी कहानी देखने को मिलती है कि रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, जो कि एक राजा से जब युद्ध हुआ था, तो रामगुप्त जो थे, उन्होंने अपना पत्नी को अपने राज्य को बचाने के लिए अपनी पत्नी को देने के लिए राजी हो गए थे। तो उसी बात पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, उसने रामगुप्त की हत्या कर दी थी और उस राजा को भी पराजित किया था और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था और स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल आ गया अब यहाँ से, तो 375 से 415 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको पराजित किया था? शकों को पराजित किया था और 389 ईस्वी में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इसने देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ये सब उपाधियाँ किसकी हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी और कुबेर नाग से विवाह किया था। ये इसकी पत्नियों के नाम है ध्रुव देवी और कुबेर नाग। ध्रुव देवी वही रामगुप्त की पत्नी थी, यानी कि इनकी भाभी हुआ करती थी, तो इनसे इन्होंने विवाह किया था। दूसरा था कुबेर नाग, ये इसकी 2 पुत्री हुआ करती थी। कुबेर नाग से उत्पन्न जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया था? बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के संरक्षिका के रूप में शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से, आगे देख लेते हैं यहाँ,
उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ विजय किया था। कौन कौन सी जगह? गुजरात और काठियावाड़ को विजित किया था। चीनी यात्री फाहियान जो था ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही आया था और कब से कब तक? 14 वर्ष तक यहाँ तक रहा। ये 14 वर्ष यहाँ भारत में रहा था। 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड को महरौली लोह स्तंभ में चंद्र नाम से भी बताया गया है। महरौली जो लोह स्तंभ है वहाँ पर चंद्र नाम के राजा का उल्लेख मिलता है और वो चंद्र जो नाम का जो राजा था वो चंद्रगुप्त सेकंड के लिए ही बताया गया है। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे: कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, बारामेहर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर, छपड़क और भरूची। ओके, आगे देख लेते हैं हम कुमारगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया? कुमारगुप्त प्रथम आया और 412 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त सेकंड और ध्रुव देवी का पुत्र कौन हुआ था? कुमारगुप्त हुआ था और यही 415 में शासक बन गया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, जो कि बिहार में स्थित है ना नालंदा विश्वविद्यालय। ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। आगे देखते हैं हम स्कंदगुप्त जो था इसका टाइम पीरियड है 455 से 467 ईस्वी तक। मध्य एशिया के बर्बर जाति हूण जो था उसका आक्रमण स्कंदगुप्त में हुआ था। ओके, तो हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त में हुआ था। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित भी किया था और भारत से बाहर खदेड़ दिया था। इसका वर्णन किस में मिलता है हमें? तो जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ओके, इस अभिलेख में हूणों को मलेक्ष कहा गया है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं, स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का क्या किया था? पुनरुद्धार किया था। इसने बनवाई नहीं थी, पुनरुद्धार किया था। स्कंदगुप्त ने शकादित्य की उपाधि धारण की थी। ओके, शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था इसका नाम याद रखेंगे, कौन था? विष्णुगुप्त था। ओके, गुप्त वंश के साथ मगध वंश का अंत हो गया। जैसे गुप्त वंश खत्म हुआ, मगध वंश भी खत्म हो गया। यहाँ पर इतिहासकार B.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को क्या कहा था? स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। तो आपसे बोला जाएगा कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। आगे देख लेते हैं हम, कुछ वंश हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाल वंश की स्थापना की थी गोपाल ने और 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कहाँ पर? बिहार शरीफ में की थी। ओके, इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की थी? भागलपुर में की थी। सोमपुर महाविहार कहाँ पर? अब प्रेजेंट में बांग्लादेश में है। इसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था और इसमें इसके अपोजिशन में कौन कौन थे? प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट लोग थे, इनसे संघर्ष हुआ था। तो कन्नौज के लिए जो हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष, उसकी बात हो रही है यहाँ। तो उसमें धर्मपाल ने पार्ट लिया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 में ईस्ट शासक बना। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने के लिए 5 गांव दिए थे दान में। ओके, देवपाल के बाद विग्रहपाल, महीपाल और रामपाल ने शासन किया। ओके, आगे देख लेते हैं हम पालकालीन, यानी कि पाल वंश में कांसे की जो मूर्तियां थी अपनी कलात्मकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी और धीमन और बिठपाल इसकी कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नाम याद रखेंगे, धीमन और बिठपाल। नेक्स्ट आगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं बृहदत्त जो थे गिरिव्रज और राजगृह इनकी राजधानी हुआ करती थी। मगध की पहली राजधानी भी थी ये। बिंबिसार के समय में राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज राजगृह थी। उदयन राजधानी को कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र। शिशुनाग के समय में वैशाली हुआ करती थी। कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नंदवंश के समय में पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के समय में भी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। नेक्स्ट है कुषाण के समय में क्या हुआ करती थी? पुरुषपुर
या फिर मथुरा हुआ करती थी। और गुप्त वंश में पाटलिपुत्र ही थी। पाल वंश के समय में मुंगेर। बिहार के कुछ प्रमुख साहित्य दिए गए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य थे। और ये राज्य प्रबंध के लिए प्रसिद्ध है। ये बताया था ना, इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, राजनीति से रिलेटेड, राज्य के प्रबंध से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। बुद्धचरित अश्व घोष ने लिखा था और इसमें बौद्ध धर्म का महाकाव्य है। ये प्रज्ञा पारमिता नागार्जुन ने लिखा था और शून्यवाद का इसमें सिद्धांत दिया गया है। सीयू की हुइनसान का है और इसमें भारत की यात्रा का इसने वर्णन किया था। इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, इसमें मौर्य साम्राज्य और बैक्ट्रियाई शासक मिनांडर और नागसेन के वार्तालाप का इसमें वर्णन किया गया है। मिलिंद पन्नू जो पुस्तक है वो नागसेन ने लिखी थी और बैक्ट्रियाई शासक मिनिंडार और नागसेन के इसमें वार्तालाप का वर्णन किया गया है। ललित विस्तार, ललित विस्तार बुद्ध की ललित कलाओं का वर्णन किया गया है इसमें। महावंश जिसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन किया गया है। जातक कथाएं जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां बताई गई हैं। तो इस तरह से गाइस हमने अभी बिहार की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।